ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਾਲਾ। ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬਿਲਸ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬਿਲਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 91 ਡੇਜ਼ 182 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ 364 ਡੇਜ਼। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰਿਡੀਮ ਹੋਣਗੇ ਐਟ ਪਾਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੀ ਰਿਡੀਮ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੋਗੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੈਸਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਐਟ ਪਾਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹते हो ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। एलिजिबिलिटी कोई भी इंडिविजुअल फर्म्स कंपनीज कोई इंश्योरेंस कंपनी प्रोविडेंट फंड कंपनी होगी या स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई सारिया संस्थान कर सकती हैं। कई बार गवर्नमेंट जिवें पैसे लोड होंदी तां सारी कंपनीज गवर्नमेंट नूं भी पैसे प्रोवाइड कर सकती हैं जिन्हों असीं ट्रेजरी बिल दे विच आपां काम कर सकते। फिर है इशू प्राइस, जदों भी ये इशू होणगे चाहे एट पार वैल्यू ते इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट ते इशू हो सकते हैं, लेकिन जदों रिडीम होणगे हमेशा एट पार वैल्यू ते ही होणगे। रीपेमेंट ट्रेजरी बिल की रीपेमेंट हमेशा मैच्योरिटी ते होगी। ये ट्रेजरी बिल्स मैंने पहले ही कहा भी 91 डेज 182 डेज या फिर 364 डेज लिए ही इशू होंगे ने। तीन कैटेगरी के इशू होंगे जो टाइम पीरियड खत्म होया ये मैच्योर हो जाएंगे। मैथड ऑफ ऑप्शंस अगर कोई पर्सन जावे कहता मैं पैसे लगाना चाहता है तो मल्टीपल ऑप्शंस है। कोई सिंगल बेस नाल ही सिर्फ 91 डेज के पैसे लगाने हैं तो लगता है कि ज़्यादा टाइम से लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड जो 1 साल का ही होंगे 364 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। 3 प्रकार के है जिहदे बारे आपां पहलां ही गल कर ली। ये मैरिट्स लिखे ने कि सेफ्टी, कोई भी अगर पैसा बंदा इहदे लगांदा तो सेफ्टी एक तरह की मीन थोड़ा पैसा किते भी लॉस दे विच नहीं जाता है। लिक्विडिटी ईजली बेस नाल कैश दे विच इहनूं कन्वर्ट करना हो तो कैश दे विच कन्वर्ट हो जाता, तुहानूं पैसा थोड़ा टाइम नाल वापस मिल जाऊगा। आइडियल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि बहुत सिंपल तरीके नाल तुसीं शॉर्ट टर्म च पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेनीफिट लेना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोस्टली रेयर चांस होंगे कि असीं जदों किसी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करी सानूं बेनीफिट ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जदों तुसीं ट्रेजरी बिल च पैसा लगाओगे तो तुहानूं बेनीफिट ज़्यादा होंदा। उस तो बाद है सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। ये भी एक शॉर्ट टर्म फंड का ही सोर्स है जिसनों ईजिली बिजनेस तुहानूं पैसे की लोड़ है तो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। नॉन इनफ्लेशनरी मॉनेटरी टूल, ये कोई भी कीमत ना कोई फर्क नहीं पैंदा है, कीमत बढ़ गई या घट गई, जो एक बार डिसाइड हो गया उन्हें टाइम से उन्होंने पैसा मिलना ही होंदा है। हैजिंग फैसिलिटी, ये एक तरह फैसिलिटी ये मिलती है कि हैजिंग रेट अगर इंटरस्ट रेट फ्लक्चुएट होंगे ने बेनीफिट सानूं ज़्यादा मिलूगा। अगर मार्केट इंटरस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो थोड़ा इंटरस्ट ज़्यादा मिलूगा। कुछ लिमिटेशन भी लिखे ने। पुअर यील्ड, पुअर यील्ड का मतलब कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है कई बार कहना इंटरस्ट हो सकता है कि थोड़ा मे भी प्रॉब्लम्स आन, गवर्नमेंट कई बार जिवें घटा वधा सकती है ने, होर इहदे विच कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। मान लो गवर्नमेंट के रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं तो उत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट थोड़ा बहुत घट हो भी सकता है। एबसेंस ऑफ कंपीटिटिव बिड्स, तुसीं कहोगे उसी कंपीटिशन लैवल के अकॉर्डिंग असीं बिड्स के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जिवें आरबीआई दे विच असीं कहने इन्वेस्टमेंट करनी है, इहदे विच कोई बिड वाला काम नहीं है भी तुसीं कहो भी मैंने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया कि एक्चुअल मैंने इन्ना बेनीफिट होगा। बहुत सारे लोग होंगे भी घट कीमत सामान लैके बाहर ज़्यादा कीमत सेल करना, ये इदा कोई बिड्स वगैरह का काम नहीं होंदा है। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करूगा तो बेनीफिट होगा होएगा ही। उस तो बाद है कमर्शियल पेपर जिन्होंने असीं सीपी नोट भी कहने या फिर प्रोमिसरी नोट भी कहने। ये भी कोई भी कंपनी इशू कर सकते हैं जिन्होंने एज पर दी गाइडलाइंस आरबीआई परमिशन देंदी। कोई भी कंपनी जिन्हों की नैट वर्थ 4 करोड़ की टेंजिबल एसेट्स होणगियां, फिक्स एसेट्स वो नहीं है कि कोई भी एसेट्स ही मान लांगे जिहदे कोल कंपनी को 4 करोड़ दी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होणगियां, उन्हां कंपनी नूं ही परमिशनस होंदियां कि वो सीपी नोट इशू कर सकते हैं। ये सीपी नोट इशू करने की परमिशनस हमेशा सिर्फ आरबीआई के थ्रू ही मिलूगी। जदों भी इशू होणगे शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होंदी है लैस दैन 1 ईयर के टाइम लिए इशू हो सकते हैं। मिनीमम जदों भी इशू होणगे सीपी नोट ये कंडीशनस नाल लिखी होंदी कि घट्टो घट्ट 1 लाख रुपए का ही इशू होंदा ही है, घट अमाउंट का नहीं इशू होंदा है। एक बार दे विच अगर कोई कंपनी इशू करना जाए तो अपनी कैपिटल का 25% तक का इशू कर सकती। मान लो कंपनी की 100 करोड़ की कैपिटल है, अगर सीपी नोट इशू करने ने तो 25 लाख का एक टाइम के इशू कर सकते हैं। इन्होंने फीचर्स लिखे भी ने। एक शॉर्ट टर्म मार्केट टूल है, ईजिली बेस तुसीं कंपनी से पैसा इन्वेस्टमेंट करा सकते हो।
ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਡੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਦ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਡੈਬਿਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸੇ ਸਮਾਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਐਨ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਬੇਸਿਸ, ਨੋਟ ਦੀ ਸਰਟੇਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਪਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀ ਨੋਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਲਿਕੁਇਡ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਹਜੇ ਇਸ਼ੂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੀਪੀ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋ ਮੇ ਵੀ ਕਾਫੀ वर्कलोड या पेपर वर्क वगैरह बहुत करना पैना, लेकिन सीपी नोट इशू करने कुछ भी नहीं है। अगर परमिशंस हैं तो कोई भी कंपनी कर सकती है। कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਓਨਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਊਂਡਸ ਐਂਡ ਹਾਈਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਫਰਮ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਟ ਵਰਥ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ 25 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਸੈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਸੈਟਸ 25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 25 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਪੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਡ ਔਰ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ। ਸਿਕਿਉਰਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਦੀ ਮੇ ਬੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ 70 ਡੇਜ਼ ਬੇਸ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਵਿਦਿਨ 7 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ 14 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ 7 ਡੇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਈਅਰਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਬੀਆਈ। ਅਗਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1 ਤੋਂ 3 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੋਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੈਰਿਟਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਵਿਦਿਨ 7 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ there are many other investments assets classes that offer a high yield। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਏ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਟਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਲਵੇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈਵਲ ਆਲਵੇਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਡਸ ਇਨ ਐਡੁਕੇਟਿਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ वर्किंग कैपिटल घट्टो घट्ट डेली बेस ते साडे कोल इन्नी होनी चाहिए है 5000 10,000 15,000 20,000 या लाख रुपये, ताकि सानू डेली बेस ते जो खर्चे करने हो कभी कमी ना होवे। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस, साडी कंपनी जो भी रिसोर्सिस है ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म उन्होंने प्रॉपर तरीके नाल यूज करे जाए। जो पैसा जिथे इन्वेस्टमेंट करना है उसदे बारे प्रॉपर रिकॉर्ड बनाती है ट्रेजरी मैनेजमेंट। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन एडुकेट क्वांटिटी विद पॉइंट द्वारा वही है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर किसी कंपनी जो किसी प्रकार के कोई रिस्क आ रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क हो गया या फिर जिन्ना रिस्क बारे कंपनी ने कभी शुरू इनहेरेंट रिस्क कह सकते हैं, जिवें लास्ट होया सीगा भी कोई कोविड आया या कोई होर बीमारीज आईयां, वो एक तरह की फाइनेंशियल रिस्क सी कंपनी दे विच। जिन्हां कोल पैसा हैगा सीगा, जिन्हां दी मैनेजमेंट अच्छी सीगी, वो कंपनी दा नाल दी नाल ही शुरू हो गईयां, उन्हां दे बिजनेस नूं किते कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। अगर छुट्टियां भी करनी पईयां तां इजली उन्होंने हैंडल बिजनेस नूं कर लिया। जिन्हां कंपनी प्रॉब्लम सीगियां वो कंपनीज डाउन हो गईयां, हाले तक भी मूव नहीं कर सकें। कुछ कंपनी इदां दी भी हो गईयां जो बंद भी हो जांदियां ने। ऑब्जेक्टिव की होणगे, जो वैसे तो फीचर्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਰਾਈਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨੇ। ਰੋਲ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਟੀਮਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਆਲਵੇਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਕ, ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਰਿਸਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਰਿਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸਕ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਔਰ ਅਨਸਿਸਟਮੈਟਿਕ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਨਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਲਵੇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਅਗਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਫੀਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਿੰਗ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਪਲਾਇਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਨੋਟਸ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਪੀ ਨੋਟਸ, ਸੀਡੀ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਬੌਂਡਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬੌਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਸਟਡ ਸਟਾਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੋਮ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ। 40 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਲਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਮਐਨਸੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਐਮਆਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਐਮਐਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
फिर उस तो बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ MSME, ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 45% ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ MSME ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ मोस्टली ਸਾਡੀ। कोई फॉर्म भी आता है ना MSME लिखा भी रहता है पर्टिकुलर, वो आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करना तो आप कर सकते हैं MSME वेबसाइट पे जाके। जैसे कि आप लोग पहले उद्योगोदयार में रजिस्टर करते थे, आज के टाइम में उद्यम रजिस्ट्रेशन होती है। जो भी छोटे छोटे पर्सन बिजनेस में कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट की नजर में आना चाहें भी हाँ हमारा भी बिजनेस चल रहा है, तो MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि गवर्नमेंट के पास भी उनकी इन्फॉर्मेशन मिले। आपने बैंक से लोन लेना है तो आपको अपना बिजनेस का प्रूफ देना है, तो वैसे तुम बोलना बोल रहे हो क्या प्रूफ दूं, मेरा तो बोर्ड लगा हुआ है या विजिटिंग कार्ड बना हुआ, वो नहीं चलेगा, आपको MSME में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हमारी इकोनॉमी में मैंने बोला कि 45% इंडिया में GDP में मेन रोल अदा करता है MSME सेक्टर्स, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, सर्विसेज डिपार्टमेंट में हो गया, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में हो गया, सब जगह पे MSME हमारी इजली बेस पे इकोनॉमी में काम कर रहा है। फाइनेंसिंग ऑफ MSME, हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो मीडियम स्मॉल स्केल्स जो माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनमें कौन कौन से सेक्टर हैं जो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जितनी भी बिना बैंक के काम करने वाले संस्थान हैं, जैसे कि हम बोले IDBI, SIDBI, या इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या इसके अलावा जो और भी प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक जो गवर्नमेंट ने इशू किए हुए मार्केट में, जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं, वो सारे इन सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठे होते हैं। जो भी पर्सन आपको लोन चाहिए या किसी प्रकार का लोन चाहिए, आपको बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, बैंक आपको लोन इजिली बेस पे दे देगा। वायदेबिलिटी अगर आपकी मार्केट में साउंड अच्छी है तो, अगर साउंड ही नहीं है आपके बिजनेस की तो आपको किसी प्रकार का कोई लोन नहीं मिलता। उसके बाद स्मॉल बैंक, जो छोटे छोटे बैंक खुले हुए हैं, बजाज हो गया, पेटीएम हो गया, एयरटेल बैंक हो गया, इसके अलावा इंडोसेंट बैंक आज के टाइम में प्रॉपर बहुत मार्केट में चल रहा है, या फिर जनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, ऐसे बैंक मार्केट में बहुत सारे हैं जो आपको छोटे छोटे लोन इश्यू करने के लिए मार्केट में ऑलवेज रेडी बैठे हुए हैं। फिर मार्केट में MSME के लिए आजकल टाइम में चल रहा है इक्विटी फंडिंग। अगर कोई पर्सन ऐसे भी हैं जो बिजनेस की नॉलेज रखते हैं, बिजनेस के बारे में उनको प्रॉपर स्किल्स एंड ड्यू टू फाइनेंस वो बिजनेस नहीं चला सकते, तो कुछ पर्सन खुद अपने बेस पे आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें वो 50-50 पार्टनरशिप कर सकते हैं, 60-40 कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए आपकी कंपनी में ओनर रह सकते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट भी जब होती है उसको बोलते हैं हम इक्विटी फाइनेंसिंग। पैसा आपका नहीं होता, पैसा लगाने वाला कोई और पर्सन, बिजनेस आपने चलाना है, तो ये मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। क्या कह रहे थे? यही हो रहा है हमारी कंपनी में, जर्मन से कोलैबोरेशन नहीं हुआ। ये जो हमारे पास इक्विटी फंडिंग होती है MSME में, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। कई बार हमारे पास होता है कि हम लोन नहीं मिल रहे हैं, या हाई रेट्स ऑफ आपको लोन मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, तो कुछ पर्सन ऐसे भी मिल जाएंगे मार्केट में जो कहते हैं कि हमें भी पैसा, हमारे पास पैसा है, हमें नॉलेज नहीं है, आप लोग बिजनेस कीजिए, हम आपके पास पैसा लगाएंगे, और दोनों मिल के पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, या फिर 50-50 ओनरशिप में भी काम कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए बंदा ओनर रहता है, तो ये पॉइंट भी कंपनी में चल जाएगा। ये था आपका टॉपिक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो हुआ खत्म। जो मनी मार्केट डील करेगी हमेशा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के साथ डील करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट। पैसे की वैल्यू मनी देखनी हमने, टाइम के अकॉर्डिंग पैसे की वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू कभी भी किसी पैसे की देखी, जो मान लो आज हमारे पास 1 रुपया है तो कल भी 1 ही रुपए का, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू, जब आपके पास जितने रुपए हैं प्रेजेंट वैल्यू तो ये रहेगी, हमेशा फ्यूचर में इंक्रीज होगी। डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे की है। कुछ लोग तो होते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ होते हैं कम। मोस्टली ऑलवेज जब भी मार्केट में कभी पैसा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका काम तो इसी बेस पे चलता है, कंपाउंडेड। हम जब भी चलते हैं कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली पैसा जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी उसका हमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जितना ज्यादा एक साल में आपको ब्याज मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं, मतलब जितने ज्यादा का मतलब ये नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो मिलेगा मिलेगा, मीन्स एक साल में जितने टाइम ज्यादा मिलेगा। साल में 1 बार मिल रहा है तो मे बी उसका बेनिफिट कम होता है, साल में 2 बार मिल रहा है इंटरेस्ट तो बेनिफिट उस 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो 1 साल से ज्यादा से हमें काफी ज्यादा भी होने वाला है, उसका बेनिफिट हमें होगा। हमें मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है, 2 साल बाद इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कंपाउंडली हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईयरली या फिर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, तो उसका रेट ऑफ आफ्टर अमाउंट कितनी बनेगी, ये क्वेश्चन आपको आएगा। 2 साल का आ सकता है, 4 साल का आ सकता है। मे भी मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए भी 5,000 आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, साल में 10% ब्याज है, कंपाउंडेड 2 साल बाद कितना पैसा होगा,
बहुत सारे लोग तो ऐसे ही करते हैं, 5,000 के ऊपर सीधा 10% ब्याज लगाएंगे, जो भी अमाउंट बनती है 500 हो गया तो बोलेंगे पहले साल 5500 हो गया, फिर उसके ऊपर 10% लगाएंगे, इस तरह से करते चले जाएंगे। अगर बाई द वे आपको क्वेश्चन आ जाए भी 10 साल में कितना होगा, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, बार बार आप इस चीज को आप आगे लेके जाते चले जाएंगे। जो आ जाए 7 साल के लिए आ जाए, कब तक इसको आगे आगे ले जाओगे? अगर हाफ ईयरली आ गया तो भाई 2 बार कैलकुलेशन करना होगा। फिक्स डिपॉजिट मैं बता रहा हूँ याद करते हैं काम इसी में। अगर 2 साल के लिए आ गया, हाफ ईयरली ब्याज लग रहा है, तो 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम इसको एक फॉर्मूले में खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, आपके पास कैलकुलेटर पेपर में अवेलेबिलिटी होती है। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है तो आप इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले में कंप्लीट कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड लग रहा है तो। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मे भी आपके पास बुक में कहीं हाफ पेज आगे पीछे होगा, वो फॉर्मूला नोट कर लेना। इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन असाइनमेंट में भी आने वाला है, पेपर में भी मोस्टली देते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 5,000 पे है, टाइम पीरियड 2 ईयर्स है, इसको आगे जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको लिख लीजिए, मैंने क्वेश्चन बनाया था 6%। मान लीजिए हमारे पास 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस क्वेश्चन को हमें 3 तरीके से करने के लिए उन्होंने बोला। फर्स्ट तरीका तो बोल रहे हैं कि आप इसको अगर इंटरेस्ट ईयरली लग रहा है तो 2 साल बाद अमाउंट क्या होगी? इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, ये पॉइंट रख लेना, कंपाउंडेड। ईयरली, फिर वो बोलता है कि अगर हाफ ईयरली लगेगा तो क्या अमाउंट आएगी? अगर क्वार्टरली लग रहा है तो इंटरेस्ट, तो ये 5,000 2 साल बाद कितना बन जाएगा? हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, मतलब ये क्वेश्चन को अगर करेंगे तो 3 बार हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले ईयरली निकालते हैं। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर नंबर ऑफ ईयर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम ईयरली बेस पे। ईयरली बेस पे चलते हैं। 5,000 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, मतलब कि 6/100 करेंगे तो 6/100 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.06 आ जाएगी। ये तो सिंपल ही है। कितने साल के लिए करना है भाई? 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल हमने बोला कि टाइम जो हमारे पास है 2 साल का। सर ये आपने जो लंबा सा खींचा ये क्या शो हो रहा है? क्या ये नहीं ये 1 है भाई, लंबा सा खींचा। ठीक है, फिर आपके पास 5,000 ये हो गया। आपको पहले ये अमाउंट कंप्लीट करनी होगी। इसको हम लोग प्लस करते हैं, 1 प्लस 0.06 हमारे पास कितना बन रहा है? 1.0 प्लस 0.06, 1.06। इसका क्या हो गया? स्क्वायर, क्योंकि हमें उन्होंने बोला है कि 2 बार लगना है सर। 2 साल में, 1 साल में तो एक ही बार लगा इंटरेस्ट, तो हमने 2 कर दिया। 5,000 मल्टीप्लाई, इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है? या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1.06 मल्टीप्लाई 1.06। पहले ही खत्म कर दो कैलकुलेशन करके, आपके पास कैलकुलेटर होता है, आपको डबल मल्टीप्लाई करनी है। 1.06, ये हमारे पास आता है 1.1236। आपस में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई 5,000, तो हमारे पास अगर 2 साल बाद इस पैसे को देखते हैं विद 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये अमाउंट बन जाएगी 5,518 रुपए। वो बार बार कैलकुलेशन करने के बजाय हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें जो कैलकुलेशन एक बार 6% एक बार लगाएंगे, फिर दूसरी बार लगाएंगे तो गड़बड़ होगी। मे भी थोड़ा टाइम ज्यादा भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि 4 साल के लिए करना है, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा? मतलब 1.06 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। कैलकुलेटर में ऑप्शन होती है कि एक ही बार में फटाफट उसको प्लस इक्वल टू करके चले जाओ, आपका मल्टीप्लाई होता चला जाता है सेम अमाउंट में आगे।
ध्यान रखना होता है कि बटन कितनी बार प्रेस कर रहे हैं, पता लगा बटन ज्यादा बार प्रेस कर दें तो गड़बड़ होगी। ये जैसे आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखा रहे हो, हमें 2 साल का निकालना है तो हम वहाँ 2 ऊपर लिख देते हैं। अब जब हमें हाफ ईयर निकालना तो हम 4 बार कर देंगे उसे, वही कर रहा और हूँ। जब क्वार्टरली होगा तो हाफ ईयर में 2 बार होता है, साल में 2 बार लगता है, क्वार्टरली साल में 4 बार लगता है। ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं, अभी देख लीजिए। ये क्लियर हो गया अभी। ये हम लोग ईयरली बेस पे निकाल रहे हैं कि अगर हमने 5,000 पे 2 साल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 साल बाद हमारा 5,000 जो कितना बन जाएगा 5,518 रुपए। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होगा, साल में 2 बार ब्याज लगता है, क्वार्टरली में 4 बार लगता है। अगर आप हाफ ईयरली करने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साल में 2 बार लगने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हाफ हो जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना, सेम नहीं रहता। अभी देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 5,000 है, 1 प्लस कर लेंगे। पूरे साल का ब्याज कितना था, 6 था, साल में 2 बार लगना है इंटरेस्ट, हाफ ईयरली हो गया तो आधे साल का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम यहाँ पे कर देंगे 3/100 तो हो जाएगा 0.03। साल में 2 बार ब्याज नहीं लगना, कितनी बार साल में कितनी बार ब्याज लगना है हमारे, सॉरी हाफ ईयरली कर रहे हैं, 2 साल के लिए तो है ही है, साल में कितनी बार ब्याज लगेगा, 2 बार, तो मल्टीप्लाई आगे कर देंगे। क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। 5,000 1 प्लस 03 हो जाएगा 1.03, 1.03 को आप 4 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1.03 ये हमारे पास ऑप्शन सही है, हमने करना है 4 बार। अमाउंट बनती है 5,000 मल्टीप्लाई 1.12550,881। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, 5,527 रुपये 53 पैसे। मतलब अगर हमें साल में 2 बार ब्याज मिल रहा है तो हमारी वैल्यू 2 साल बाद 5,527 हो जाएगी, जबकि साल में 1 बार मिल रहा था तो 5,518 रुपये हो रही थी। पॉइंट क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर हमें आ जाए कि साल में 4 बार ब्याज मिलना है क्वार्टरली, तो हम पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे कि जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रही है वो 4 से डिवाइड करने के बाद कितनी बनती है, उसको 100 से डिवाइड करके आगे लिखेंगे। हटा दूं इसे, यहीं पर ही कर लेते हैं, माइंड साथ में रहेगा ही। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 एंड प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 5 है, 1 के अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में 6% मिल रहा है, अगर साल में 4 बार मिलेगा तो कितना होगा 1.5 ऐसे ही होगा। तो 1.5 को 100 से डिवाइड करते हैं, कितनी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.5 डिवाइड बाई 100 0.015। नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना, अभी नंबर ऑफ 2 साल के लिए तो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, 1 साल में ब्याज कितनी बार मिलना है 4 बार, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5,000 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करते हैं 1.015 को 8 बार सेम अमाउंट में मल्टीप्लाई करते चले जाना। आपको कैलकुलेटर इसमें लगाते हैं, 8 बार डायरेक्ट 8 से नहीं कर सकते, कैसे 1.0115 को मल्टीप्लाई 8 से हाँ सेम अमाउंट को रिपीट करना होता है, वैसे आपको ऐसे ही करना होगा। अच्छा, हम स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं, स्क्वायर लगा है उसके ऊपर, वो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे कि आपको लोग एक ही 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे काम चल जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। इस अमाउंट को अगर हम लोग कैलकुलेटर लगाते हैं फोन में तो इजीली बेस पे लग जाता है 8 बार। हमारे पास वैल्यू आएगी 1.12649258666। जब आप इसको कैलकुलेशन करने जाएंगे कैसे, आफ्टर पॉइंट 3-4 बहुत मैंने तो टोटल अमाउंट लिख दी जो कैलकुलेटर में आई है,
आपका कैलकुलेशन में तो जो आएगा आपको सेम अमाउंट वैसे ही लिख देनी है, उसमें आपको कुछ भी वेट करने की जरूरत नहीं है। जो ये हमारे पास अमाउंट आई है इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.1264992। सर हम 8 बार करेंगे, 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इसको 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5632 रुपए 47 पैसे आंसर आता है। अगर हम लोग ईयरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 साल के लिए तो 5618, हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5627, अगर क्वार्टरली में पैसा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5632 रुपए 47 पैसे हमें पैसे मिलते हैं। बैंकों में भी जो फॉर्मूले लगे होते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, भी हमारे हिसाब से तो ज्यादा आना चाहिए, हम लोग अपने सिंपल स्टेप बाय स्टेप करें तो मे भी ज्यादा आएगा, लेकिन इंटरेस्ट इस तरह से ही कैलकुलेशन होती है। क्वेश्चन आपको 100% आएगा पेपर में, ये ट्रिक बेस पे इजली बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास होता है। कैलकुलेटर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि बंदे को बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी आएगी, हाथ से कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। जब पेपर में कैलकुलेटर लेके जाना है क्वेश्चन आप इजली बेस पे कर सकते हैं। 4 साल के लिए आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और कुछ नहीं है, टाइम पीरियड ही आपको बनाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर ले। इसके अलावा तो कोई ऐसा तो है नहीं मंथली बेस पे इंटरेस्ट लगता होगा, इंटरेस्ट हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली बेस पे ही लगता है। तो जैसे 6 रुपए है हमारा साल का इंटरेस्ट, तो हमें क्वार्टर